हजारों लोग प्यार के बिना जी चुके हैं, लेकिन पानी के बिना कोई नहीं। W.H. ऑर्डन की ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पे गहराई से बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है बहुत उलझावा। और सवाल ये है कि अगर लोग वाकई साफ पानी को इतना जरूरी मानते हैं, तो फिर क्लोरीन की गोलियों जैसे आसान उपाय इतने फेल क्यों हो जाते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास द हिंदू में छपा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, जिसका शीर्षक है स्वच्छ जल का मूल्यांकन, भुगतान और स्वीकार करने की इच्छा। ये एक कमाल की स्टडी पर आधारित है जो हमें ओडिशा ले जाती है और दिखाती है कि शायद हम अब तक गलत सवाल पूछ रहे थे। शायद असली मुद्दा कीमत का है ही नहीं, बल्कि सुविधा और सम्मान का है। आज की हमारी चर्चा का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम आय वाले समुदायों में लोग स्वच्छ पानी का असली मूल्य कैसे तय करते हैं। और हाँ, हमारे यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये विषय सामान्य अध्ययन पेपर 2 और 3 के कई पहलुओं को छूता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शासन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय। बिल्कुल। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत जमीनी हकीकत से करते हैं। स्रोत के मुताबिक दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी सुरक्षित पीने के पानी से दूर है। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। कम आय वाले देशों में सिर्फ 30% और ग्रामीण इलाकों में तो मात्र 14% लोगों को ही भरोसेमंद तरीके से साफ पानी मिल पाता है, जो इस समस्या का एक सटीक उदाहरण पेश करते हैं। 2021 में पाइप से पानी की आपूर्ति के मामले में ओडिशा 37 राज्यों में 32वें स्थान पर था। 32वें? हाँ, सोचिए 83% घरों में कनेक्शन ही नहीं थे। और हाल ही में 2023 के एक सर्वे में पता चला कि 41% गांवों में अभी भी सुरक्षित पीने के पानी की कमी है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, इनके पीछे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष छुपा है। कल्पना कीजिए ओडिशा की एक महिला की, जिसे हर सुबह 2 घंटे सिर्फ पानी लाने में लगते हैं, वो भी ऐसा पानी जिससे उसके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। उसके लिए घर पर साफ पानी का आना सिर्फ समय की बचत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक शांति है। बिल्कुल। और यहीं पर पुरानी सोच और इस नई स्टडी में फर्क आता है। अब तक ज्यादातर रिसर्च ये मानती थी कि अगर लोग क्लोरीन की गोलियों या फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो साफ पानी को महत्व ही नहीं देते। एग्जैक्टली। उनका मूल्यांकन अप्रत्यक्ष था। लेकिन ये स्टडी इस धारणा को सीधी चुनौती देती है। इसने सीधे सीधे ये नापने की कोशिश की कि लोग पानी के लिए अपनी जेब से कितना पैसा निकालने को तैयार हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने उड़ीसा के 99 गांवों में एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी किया। यह आरसीटी क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे दवाइयों का ट्रायल होता है। लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है और फिर देखा जाता है कि किस नीति का या किस दवा का उन पर क्या असर हो रहा है। इससे हमें पक्षपात रहित ठोस सबूत मिलते हैं। इस स्टडी में भी यही किया गया। लेकिन इस स्टडी की सबसे खास बात पता है क्या थी? क्या थी? उन्होंने सीधे लोगों के दरवाजे पर साफ पानी पहुंचाया। अच्छा, घर तक? हाँ, ये एक क्रांतिकारी कदम था। ऐसा करके उन्होंने पानी इकट्ठा करने से जुड़े सारे छिपे हुए बोझ हटा दिए, जैसे पानी लाने में लगने वाला घंटों का समय, शारीरिक मेहनत, क्लोरीन का खराब स्वाद और वो सप्लाई की अनिश्चितता। जब आप इन सभी बाधाओं को हटा देते हैं, तभी आप ये जान सकते हैं कि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ पानी की शुद्धता के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। मतलब आपने समस्या से सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी और सिर्फ मूल सवाल पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये अलग अलग समूह कौन से थे और उनसे क्या पता लगाने की कोशिश की गई? अध्ययन को बहुत सोच समझकर 3 समूहों में बांटा गया था। पहला था मूल्य समूह यानी प्राइसाम। इस समूह के लोगों को घर पर पहुंचाए जा रहे साफ पानी को रियायती कीमतों पर खरीदने का विकल्प दिया गया। इससे उनकी भुगतान करने की इच्छा यानी विलिंगनेस टू पे या WTP का पता चला। मतलब वे अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करने को तैयार थे। ठीक है, ये तो सीधा है। और दूसरा समूह था मुफ्त पानी समूह यानी फ्री वाटर आर्म। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हें बिना किसी कीमत के पानी दिया गया। ये एक तरह का बेंचमार्क बन गया, जिससे पता चला कि अगर पैसे की कोई बाधा ना हो तो साफ पानी की असल मांग कितनी है। लेकिन ये तीसरा समूह विनिमय अधिकार समूह, ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है।
इसका क्या मकसद था? हाँ, और यही इस अध्ययन का सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समूह के परिवारों को पानी के कुछ अधिकार यानी एंटाइटलमेंट्स दिए गए। उनके पास दो विकल्प थे, या तो वे इन अधिकारों के बदले साफ पानी ले लें या फिर पानी छोड़कर उसके बराबर की नकद राशि ले लें। इससे उनकी स्वीकार करने की इच्छा यानी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट या WTA का पता चला। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ। मतलब उनसे ये पूछा गया कि आप साफ पानी का अपना अधिकार छोड़ने के लिए कितना मुआवजा लेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। ये सिर्फ खरीदने की क्षमता नहीं, बल्कि किसी चीज को खोने के डर को मापता है। इस पूरे डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये लोगों से केवल पूछ नहीं रहा था कि आप क्या करेंगे, ये उनके वास्तविक व्यवहार को देख रहा था। और जब नीतियां बनानी हो तो इस तरह के सबूत सोने की तरह कीमती होते हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के उत्तरों में जब आप इस तरह की साक्ष्य आधारित पद्धतियों का जिक्र करते हैं तो आपका जवाब कहीं ज्यादा वजनदार हो जाता है। तो ये पूरा सेटअप वाकई बहुत दिलचस्प है। 3 अलग अलग ग्रुप, सबके लिए अलग अलग शर्तें। अब सवाल ये उठता है कि जब शोधकर्ताओं ने इन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया तो कहानी क्या निकल कर आई? क्या लोगों ने वाकई पानी के लिए पैसे दिए? क्या नतीजे उतने ही चौंकाने वाले थे जितना ये प्रयोग? नतीजे सिर्फ चौंकाने वाले नहीं थे, उन्होंने दशकों से चली आ रही धारणाओं को हिलाकर रख दिया। सबसे पहली और बड़ी बात ये सामने आई कि WTP और WTA यानी भुगतान करने और स्वीकार करने की इच्छा, दोनों के अनुमान पिछले अध्ययनों की तुलना में बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि हम अब तक बहुत बुरी तरह से ये कम आंक रहे थे कि गरीब परिवार साफ पानी को कितनी अहमियत देते हैं। और वो जो WTA वाला आंकड़ा था, यानी पानी छोड़ने के बदले मुआवजा स्वीकार करने की इच्छा, लेख में उसे आश्चर्यजनक रूप से उच्च बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या लोगों ने पैसे लेने से मना कर दिया? ठीक यही हुआ। लोग नकद पैसे के बदले भी साफ पानी का अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को उजागर करता है जिसे एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। एंडोमेंट इफेक्ट। एक बार जब उन परिवारों को साफ पानी का अधिकार मिल गया तो उनके लिए वो पानी किसी भी नकद राशि से ज्यादा कीमती हो गया। उन्होंने उस अधिकार को पैसे से ज्यादा मूल्यवान समझा। ये वाकई हैरान करने वाला है। मुझे एक और बात थोड़ी चौंका रही है। आमतौर पर जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, पर यहाँ ऐसा ज्यादा नहीं हुआ। मांग में गिरावट तो आई, लेकिन बहुत मामूली। क्या इसका मतलब यह है कि लोग पानी को किसी और सामान की तरह नहीं देखते? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यह साबित करता है कि लोगों की नज़र में स्वच्छ पानी एक ज़रूरत है, विलासिता नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लोग कीमत थोड़ी बढ़ने पर खरीदना छोड़ दें। ये उनकी प्राथमिकता सूची में बहुत ऊपर है, ठीक रोटी या दवाई की तरह। तो अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो इसकी मांग इनइलास्टिक है। बिल्कुल। और क्या इस अध्ययन ने लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार में भी कोई बदलाव देखा? हाँ, ये भी एक सवाल था मेरे मन में। जिन घरों में साफ पानी पहुंचाया गया, उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने अविश्वसनीय स्रोतों जैसे तालाब या कुएं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि पानी इकट्ठा करने में लगने वाला उनका समय बच गया। और ये वही समय है जिसका बोझ अक्सर घर की महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। सही बात है। तो ये सिर्फ पानी की शुद्धता का सवाल नहीं था, ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार का भी सवाल बन गया। और स्वास्थ्य पर क्या कोई असर दिखा? यहाँ अध्ययन की एक सीमा है। स्वास्थ्य लाभों का कोई मात्रात्मक डेटा जैसे ब्लड टेस्ट या मेडिकल रिपोर्ट इकट्ठा नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी लोगों ने खुद बताई उसके आधार पर परिवारों ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की बात कही। उन्हें दस्त और पानी से होने वाली दूसरी बीमारियां कम हुई। ये दिखाता है कि साफ पानी के फायदे तुरंत महसूस होने लगते हैं, भले ही उन्हें आंकड़ों में दर्ज न किया गया हो। ठीक है, तो अगर हम इन सभी नतीजों को एक साथ जोड़कर देखें, पानी का ऊंचा मूल्यांकन, एंडोमेंट इफेक्ट, कीमत से ज्यादा प्रभावित न होने वाली मांग और व्यवहार में बदलाव, तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस स्टडी की सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि कम आय वाले परिवार पानी की गुणवत्ता की बहुत परवाह करते हैं और उसके लिए भुगतान करने को भी तैयार हैं। अब तक की जो धारणा थी कि शायद वे गरीब हैं इसलिए उन्हें साफ पानी की परवाह नहीं है या वे इसके लिए पैसे नहीं देना चाहते, ये अध्ययन उस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। समस्या उनकी इच्छा की कमी नहीं है। तो फिर असली समस्या क्या है? अगर लोग परवाह भी करते हैं और कीमत भी देने को तैयार हैं, तो फिर क्लोरीन की गोलियां और फिल्टर जैसी चीजें लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाती?
और यहीं पर इस अध्ययन का सबसे आकर्षक निष्कर्ष सामने आता है। अध्ययन बताता है कि लोग साफ पानी का विरोध नहीं करते, वे मौजूदा समाधानों से जुड़ी असुविधाओं का विरोध करते हैं। असुविधाओं का जैसे क्लोरीन का खराब स्वाद, फिल्टर को रोज साफ करने की मेहनत और इस बात की अनिश्चितता कि पानी कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। असली दुश्मन ये सब हैं। ये केवल तकनीक के बारे में नहीं है, ये सेवा यानी सर्विस के बारे में है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पिछले अध्ययनों ने क्लोरीन की गोलियों का कम उपयोग देखा तो उन्होंने गलत निष्कर्ष निकाला। उन्होंने सोचा कि लोगों को स्वच्छता की परवाह नहीं है, जबकि असल में लोगों को क्लोरीन की गोलियों का तरीका पसंद नहीं था। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। बात सिर्फ सुरक्षित पानी देने की नहीं है, बल्कि उसे आसान, विश्वसनीय और सम्मानजनक तरीके से देने की है। ये नीतिगत ध्यान को प्रौद्योगिकी अपनाने यानी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से हटाकर सेवा वितरण यानी सर्विस डिलीवरी पर ले आता है। सरकार के लिए क्लोरीन की गोलियां बांटना या फिल्टर पर सब्सिडी देना आसान हो सकता है, लेकिन शायद ये सही समाधान नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गया? घर घर पानी पहुंचाना तो एक बहुत बड़ा और महंगा काम है, खासकर उड़ीसा जैसे राज्य में जहां दूरदराज के इलाके बहुत हैं। क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अध्ययन भी ये नहीं कहता कि ये ही एकमात्र स्थायी समाधान है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल और वित्तीय चुनौती है, लेकिन ये अध्ययन नीति निर्माताओं को एक नया रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि जब तक आप पाइपलाइन जैसा स्थायी बुनियादी ढांचा नहीं बना लेते, तब तक होम डिलीवरी जैसे विकेंद्रीकृत मॉडल्स बहुत प्रभावी अंतरिम समाधान हो सकते हैं। ये तुरंत राहत प्रदान करने का एक व्यवहारिक तरीका है। तो अगर हम शासन के नजरिए से देखें तो इस अध्ययन से क्या ठोस सिफारिशें निकलती हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? ये अध्ययन सिर्फ एक अकेडमिक अभ्यास नहीं है, ये स्पष्ट साक्ष्य आधारित नीतिगत सिफारिशें देता है। पहली, जैसा हमने अभी बात की, उन क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा पहुंचाना मुश्किल है, वहां होम डिलीवरी जैसे विकेंद्रीकृत मॉडल का समर्थन करें। और सब्सिडी का क्या? सरकारें अक्सर मुफ्त या बहुत सस्ती सेवाएं देती हैं। क्या ये मॉडल काम करता है? अध्ययन स्मार्ट सब्सिडी का सुझाव देता है। सबके लिए एक ही नीति बनाने के बजाय लोगों की वास्तविक भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के आधार पर सब्सिडी या मूल्य तय करें। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और सेवा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। और वो जो तीसरा समूह था, अधिकार वाला, उससे क्या सीख मिलती है? जैसा कि अध्ययन के एक्सचेंजेबल एंटाइटलमेंट आर्म में किया गया था, यह सुनिश्चित करता है कि उन तक सेवा हर हाल में पहुंचे, क्योंकि यह उनका हक है, कोई खैरात नहीं। यह सम्मान और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। तो संक्षेप में, जब तक बड़े बांध और पाइपलाइंस बने, तब तक के लिए विकेंद्रीकृत डिलीवरी, स्मार्ट सब्सिडी और अधिकार आधारित व्यवस्था एक मजबूत अंतरिम रणनीति हो सकती है। स्रोत में अध्ययन की एक सीमा का भी उल्लेख है कि ये मात्रात्मक स्वास्थ्य डेटा पर नहीं, बल्कि लोगों के अपने बताए स्वास्थ्य परिणामों पर निर्भर था। लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक साक्ष्य सामने आए हैं, वे अपने आप में इतने पुख्ता हैं कि नीति की दिशा बदलने के लिए काफी हैं। आज की चर्चा का सार यह है कि यह अध्ययन पानी तक पहुंच की समस्या को प्रौद्योगिकी अपनाने की समस्या से हटाकर एक सम्मानजनक और विश्वसनीय सेवा वितरण की समस्या के रूप में फिर से परिभाषित करता है। यह दिखाता है कि जब हम मेहनत, समय और अनिश्चितता जैसी बाधाओं को हटा देते हैं, तो लोग स्वच्छ पानी को जो ऊंचा मूल्य देते हैं, वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। अगर गैर मौद्रिक बाधाओं को हटाने से स्वच्छ पानी का इतना अधिक छिपा हुआ मूल्य सामने आता है, तो शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जैसी और कितनी आवश्यक सेवाएं हैं जिनका हम बुरी तरह से कम मूल्यांकन कर रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। शायद हम केवल मौद्रिक लागत यानी फीस या दवाई के खर्च को देख रहे हैं और उन तक पहुंचने में लगने वाले समय, मेहनत, लंबी लाइनों में लगने वाले इंतजार और सम्मान के भारी छिपे हुए बोझ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। हमारे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस पर जरूर विचार करें।
छिपे हुए बोझ और सेवा वितरण बनाम प्रौद्योगिकी अपनाने की इस अवधारणा को आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तरों में विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत, शिक्षा में डिजिटल लर्निंग या वित्तीय समावेशन में जन धन योजना। यह आपके विश्लेषण को एक नई गहराई देगा। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हम जल्द ही एक और गहन एनालिसिस के साथ वापस आएंगे।